हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ विद एक्सीलेंस एंड बीट द एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट थर्ड पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें पार्ट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। बीम पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन, बीम एंड इट्स क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, लोड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तीसरा, एसएफडी एंड बीएमडी। रेडियस ऑफ जायरेशन, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर थ्योरम या इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इसकी थ्योरी देखेंगे। मॉडुलस ऑफ सेक्शन, सेक्शन मॉडल या स्टर्न एनर्जी रिलेटेड थ्योरी, सबसे रिलेटेड जो भी होगा वो सब हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। प्लस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम तक प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट किया था, पीडीएफ के लिए उसकी काफ़ी तारीफ़ भी किया था। तो फ्रेंड्स, हम पीडीएफ और बुक का लिंक, जो बुक और पीडीएफ हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम कुछ कहना चाहेंगे। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि आज हम लोग बीम पढ़ेंगे अर्थात धरन। देखते हैं क्या है कि धरन एक समान काट वाली छड़ है जिस पर कार्य करने वाले सभी बल तथा बलयुग्म छड़ की लंबाई की अक्ष के गुजरने वाले समतल में होते हैं। अर्थात बीम एक क्या हो, देखते हैं अगर समान काट वाली छड़ है, अगर ये एक छड़ है, मान लेते हैं दो सपोर्ट इस पे लगा देते हैं, तो इस पर जो भी कार्य करते हैं बल वो इसके अक्ष के समांतर होते हैं, अर्थात बल युग्म इसके समतल पे होते हैं। जो भी बल लगेंगे इसके समतल पर लगेंगे तो वो बीम होता है। तो बीम, अब उसके आगे देखते हैं बीम टाइप्स ऑफ बीम। बीम के प्रकार, बीम कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बीम देखिए फ्रेंड्स, 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, शुद्धालंब या सरल बम धरन, जिसे बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। नेक्स्ट, कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट, फिक्स्ड बीम। चौथा, कंटिन्यूस बीम। पांचवा, ओवर हैंगिंग बीम, बाहर निकली सतत बीम। सबको देखेंगे। अब हम लोग एक एक का एक्सप्लेन के साथ देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला फ्रेंड्स, शुद्धालंब या सरल धरन। इसमें क्या है, इस प्रकार की धरन को टेकने के लिए उसके सिरे पर रोलर या कब्जेदार दो टेके लगाए जाते हैं। अर्थात शुद्धालंब धरन के लिए क्या है कि देखिए, जैसा कि फिगर में दिया गया है कि ये बीम है, बीम को टेकने के लिए इसके सिरों पर कब्जेदार या रोलर सपोर्ट लगाया जाता है, जिसकी सहायता से बीम ये बैलेंस में अर्थात इस पे स्थिर रहता है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हुआ। दूसरा क्या हुआ, कैंटिलीवर बीम। इस प्रकार की बीम का एक सिरा किसी धरन या दीवार में फिक्स होता है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। तो एक सिरा अर्थात ये बीम है, अभी हमने देखा सिंपली सपोर्टेड बीम में अर्थात सरल या शुद्धालंब बीम में देखा कि दोनों तरफ क्या है कि रोलर सपोर्ट लगा करके उसको बैलेंस किया गया था, रोका गया था। लेकिन कैंटिलीवर बीम में क्या है कि ये नहीं होगा। कैंटिलीवर बीम में इसमें क्या होगा कि इसका एक सिरा किसी, ये दीवार है जैसे मान लेते हैं, एक दीवार में या कहीं पर इसको फिक्स कर दिया जाएगा, दूसरे स्वतंत्र इस पर कोई रोलर नहीं लगाया जाएगा, तो वो क्या होगा, कैंटिलीवर बीम होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या, तीसरा फिक्स बीम। आबद्ध धरन अर्थात क्या है, फिक्स बीम या आबद्ध, इस धरन में क्या है कि धरन के प्रत्येक दोनों सिरे फिक्स होते हैं। अर्थात अभी हमने देखा सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर रोलर या तो कब्जे लगा करके उसको किया गया था। फिर मैंने देखा कैंटिलीवर बीम में एक फिक्स कर दिया है, एक स्वतंत्र। लेकिन आबद्ध फिक्स बीम में क्या है कि दोनों सिरे इसके फिक्स कर दिए जाएंगे, वो हो जाए क्या, फिक्स बीम या आबद्ध सिरा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा, बाहर ओवर हैंगिंग बीम, बाहर निकली धरन। इसमें क्या है, बाहर निकली धरन, इस प्रकार की धरन अपने आप या तो दोनों सिरे के टेक के बाहर निकली रहती हैं। अर्थात इस प्रकार की धरन अपने एक या दोनों सिरों पर टेक से बाहर निकली रहती हैं, इसलिए ये क्या होंगे, फिक्स बीम होगी। अर्थात जहाँ पर ये इसमें लगाया जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये बीम है
और इसमें जो भी हम सिंपली सपोर्टेड में किनारे लगाते थे, लेकिन ओवर हैंगिंग बीम में जो भी फिक्स सपोर्ट लगाए, जो भी सपोर्ट लगाएंगे वो थोड़ा सा इससे किनारे से इससे अंदर लगाएंगे, इस तरफ से भी अंदर लगाएंगे, अर्थात दोनों सिरा इसके दोनों तरफ निकली रहेंगी, तो वो क्या होगी, बाहर निकली बीम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बाहर निकली भीम, जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस बीम। बाहर निकली भीम का देख सकते हैं आप लोग। पांचवा देखते हैं कंटिन्यूअस बीम। ये क्या होता है, इस प्रकार की धरन में दो से अधिक टेके लगाइए, अर्थात सिंपली सपोर्टेड बीम में दो, कैंटिलीवर बीम में एक सिरा फिक्स करके दूसरा स्वतंत्र किया। फिर तीसरा हम लोग पढ़े फिक्स बीम में दोनों सिरा फिक्स कर दिया। बाहर निकली धरन में दो सपोर्ट तो लगाया गया, लेकिन अंदर लगाया गया, अर्थात कुछ सिरा इसका बाहर निकला हुआ दिखा। लेकिन पांचवे में क्या है, जस्ट उसी का उसके साथ ये है कि दो से अधिक सपोर्ट, अर्थात कई सपोर्ट बीम पर लगा दिया जाए, तो वो कंटिन्यूअस बीम। इस प्रकार की बीम में धरन की दो से अधिक सिरे टिकी होती हैं, अर्थात एक दो तीन, अर्थात तीन सिरे टिकी हुई है, इसलिए ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस बीम हो गया। तो फ्रेंड्स ये रहा बीम और बीम के प्रकार। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, धरन पर। अब ये बीम है तो उस पर भार कितने टाइप का लगता है, भार हम लोग देखते हैं। धरन पर भार अर्थात लोड और उसके प्रकार। पहला हम लोग देखते हैं क्या, सकेंद्रित या बिंदु भार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड। अर्थात देखते हैं इसका, जिन भारों को धरन के एक बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सके उसे बिंदु भार कहते हैं। अर्थात एक पॉइंट पर, सिर्फ पॉइंट पर अगर भार लगे तो वो क्या लगा रहा है, पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड या सेकेंद्रित या बिंदु भार जो भी कह लीजिए, एक बिंदु पर लगेगा तो ये पॉइंट लोड होगा, अर्थात एक पॉइंट पर लगेगा पॉइंट लोड, तो इस तरह से पॉइंट लोड होगा। दूसरा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक समान वितरित भार, अर्थात एक समान बटा हुआ या समवितरित भार। इसमें क्या है, इस प्रकार की पूरी लंबाई में कुछ लंबाई पर समान रूप से बटा भार होता है, अर्थात ये देख रहे हैं कि समान जो भी भार लगेगा, अब एक जगह का नहीं, हर जगह एक इक्वल रहता है और प्रत्येक ये इक्वल रहता है, जो भी भार वह सब हर जगह बराबर रहता है। जैसे इसमें देखिए ये क्या है कि 5 किलोन्यूटन पर मीटर, अर्थात 1 मीटर, ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर 5 किलोमीटर, नेक्स्ट मीटर 5 किलोमीटर, नेक्स्ट 5, अर्थात जितनी दूरी पर इस पर भार लगा रहेगा वो हर उतना ही लगे बराबर रहेगा, तो वो क्या होगा, एक समान बटा हुआ है समवितरित भार, यूडीएल इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से यूडीएल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा परिवर्तनशील भार, अर्थात वेरिंग लोड। परिवर्तनशील भार क्या होगा, इस प्रकार का भार धरन के कुछ या पूर्ण लंबाई पर प्रत्येक बिंदु पर बदलता जाता है, अर्थात ये अगर भी मौके मान लेते हैं, इस पर यहाँ पर अगर 1 किलो न्यूटन है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 20, 25, अर्थात ये बढ़ता जाता है, तो ये क्या ला है, वेरिंग लोड होगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि आप लोगों को ये भार भी समझ में आया होगा। कुल मिलाकर 3 ही भार हम लोग शॉर्टकट में एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर ये बीम है, इस पर 3 प्रकार से ही भार लगे, या तो एक ही जगह पर इसको लगा सकते हैं, या इसको हम कुछ दूरी पर ऐसे लगा सकते हैं, या इसको हम इस तरह से एक जगह पर कुछ कम लगाएं, एक जगह पर ज़्यादा, और इसके अतिरिक्त और भार लग ही नहीं सकता, इसलिए 3 प्रकार का भार हुआ। एक पॉइंट पर लगा तो ये पॉइंट लोड अर्थात बिंदु भार, अगर समान दूरी पर बराबर लग रहा है तो वो समवितरित भार अर्थात एक समान बटा हुआ, इसे यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अर्थात भार अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम लग रहा है, तो वो वेरिंग लोड परिवर्तनशील भार कहलाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शियर फोर्स, कर्तन बल। इसका देखते हैं क्या है कि यदि किसी क्षैतिज धरन पर कई ऊर्ध्व बल कार्य कर रहे हों तो किसी भी अनुप्रस्थ काट पर यदि बलों की क्रिया से धरन का एक भाग दूसरे के पार्श्विक संबंधित पर सरकने या कर्तन की प्रवृत्ति में रहता है तो यह अनुप्रस्थ काट के दाईं या बाईं ओर लगे रहे संतुलित बल के कारण होता है और यही असंतुलित बल कर्तन बल कहलाता है। देखते हैं हम मानते हैं कि एक ये है, कोई बीम है और इसमें कोई धरन है, मान लेते हैं इस पे बल लग रहा है, यहाँ पर कुछ बल लग रहा है, मान लेते हैं कि 10 किलो न्यूटन, यहाँ पर लग रहा है पॉइंट लोड ही 20 किलो न्यूटन। अब ये क्या है कि 10 किलो न्यूटन, अब ये 20 किलो न्यूटन, इस 10 किलो न्यूटन को अब दोनों तरफ से ये फिक्स है बीम,
तो 20 किलो ज़्यादा वजन होगा, अर्थात ये नीचे की तरफ यहाँ से कुछ क्रैश करेगा, यहाँ से बीम टूट भी सकती है। 20 अगर हम 200 किलो न्यूटन समझ लें तो यहाँ से ये बीम टूट सकती है, क्योंकि ये इसका बैलेंस नहीं कर पाएगी। 10 किलो न्यूटन है, ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर परिवर्तनशील, अर्थात ये यहाँ पर जो भी बीम का जो बल है, अर्थात इसका रेजिस्टिंग फोर्स है, इसको असंतुलित कर देगा, इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो यही असंतुलित, अर्थात जिस समय ये टूटने वाला होगा या टूटेगा उस समय बीम असंतुलित हो जाएगा, और उसी बल को कर्तन बल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए, और कर्तन बल धरन की किसी भी काट के दाईं या बाईं ओर लगे ऊर्ध्वाधर बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात कर्तन बल चाहे जिस तरफ, इस तरफ 2 लग रहा है, यहाँ पर 100, सबका यहाँ पर नीचे की तरफ हम मान लेते हैं 50 लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ 100 लग रहा है, अर्थात इन दोनों की तरफ जो भी लगेगा इनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अलजेब्रिक योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कर्तन बल अभी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें बेंडिंग मोमेंट, अर्थात नमन घूर्ण क्या होता है। जब किसी धरन पर कोई ऊर्ध्वाधर भार कार्य कर रहा है तो इन भारों के कारण धरन झुक जाता है, यह नमन उत्पन्न हो जाता है। यह नमन भारों की क्रिया घूर्ण के कारण होता है, यह घूर्ण ही नमन घूर्ण कहलाता है। अर्थात मान लेते हैं कोई कैंटिलीवर बीम ही है, एक सिरा फिक्स है, दूसरा स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई भार अगर लग रहा है तो ये क्या होगा, कुछ झुक जाएगा, अर्थात झुक जाएगा, ये बेंड हो जाएगा। यहाँ से जो कोण बनेगा थीटा, वही क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट या इसी के स्लोप बोलेंगे। तो इस तरह से यह नमन भारों की क्रिया घूर्ण के कारण ही होता है, यह घूर्ण ही नमन घूर्ण कहलाता है। नमन घूर्ण का मान धरन की प्रत्येक काट पर धरन के दाईं या बाईं ओर के भाग पर लगने वाले समतल पर घूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर, अर्थात इसके इस तरफ से जो घूर्ण लग रहा है या नीचे से तरफ लग रहा है, इधर से जो लग रहा है, इन सब का अगर हम इसका घूर्ण निकालेंगे तो सबको कैलकुलेट करेंगे, सबका अलजेब्रिक योग के बराबर होगा। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बाद में, अभी तो हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं कि नमन घूर्ण क्या, कर्तन बल, ये सब क्या होता है। फ्रेंड, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम एक एक टॉपिक का अच्छे से एनालिसिस करेंगे, इसमें पूरी थ्योरी हम अच्छे से समझा देंगे, आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोग इसमें भी अगर बुक और पीडीएफ को लेकर के अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है कि कैंटिलीवर बीम के लिए कर्तन बल तथा नमन घूर्ण, अर्थात हम लोग देखते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम के लिए। इस पे क्या है कि ये कैंटिलीवर बीम है, मान लेते हैं, इस पे पॉइंट लोड अर्थात डब्ल्यू लग रहा है, डब्ल्यू भार लग रहा है। तो अब पॉइंट लोड अगर लगेगा किसी भी, चाहे वो कैंटिलीवर बीम हो, चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे जो भी हो, अगर उस पर पॉइंट लोड लगेगा तो उसका जो SFD अर्थात शियर फोर्स डायग्राम होगा वो रेक्टेंगल होगा, अर्थात यहाँ से ये नीचे की तरफ दबा रहा है तो ये भी नीचे आएगा और ये रेक्टेंगल हो जाएगा। और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अर्थात BMD जो होगा वो ट्रिंगल पर होगा, अगर पॉइंट लोड लगेगा तो। अगर पॉइंट लोड चाहे बीम चाहे जो भी हो, ओवर हैंगिंग बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कैंटिलीवर बीम हो, चाहे जो बीम हो, सिर्फ लोड पर ये डिपेंड करेगा। तो ये SFD जो होगा वो रेक्टेंगल होगा और ये ट्रिंगल होगा, याद रखिएगा। वैसे SSC JEE में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह का बनेगा, अगर UDL लग रहा है या पॉइंट लोड लग रहा है तो किस प्रकार से बनेगा, तो आप लोगों को याद रखना है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन में क्या है कि किसी घूर्णन अक्ष के गिर्द या परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या के अक्ष से मापी गई वह दूरी है, जिसके वर्ग को यदि किसी पिंड के समान द्रव्यमान यम से गुणा किया जाए तो उसके गुणनफल उस अक्ष के गिर्द के पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर। अर्थात कोई पिंड है, हम मान लेते हैं यहाँ पर रखा हुआ है और इसका हम मान लेते हैं कि सेंटर यहाँ पर, ये इसकी दूरी k है और इसका मॉस यम है, द्रव्यमान यम है। अब यहाँ पर फोर्स लगाकर अगर ये रोटेट करेगा तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ये के हो जाएगी। तो इसका अगर हम इनर्शिया अर्थात मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आई बराबर ये हो जाएगा mk²। तो आई बराबर यम, यही क्या होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन, अर्थात के जो होगा वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, यम जो होगा मास होगा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।
तो वही चीज़ है, फिर से हम लोग एक बार परिभाषा देख लेते हैं इसका। किसी घूर्णन अक्ष के गिर्द या पिंड किसी के परिमर त्रिज्या के अक्ष से मापी गई वह दूरी है जो जिसके वर्ग को यदि किसी पिंड के समान द्रव्यमान यम से गुणा किया जाए तो गुणनफल उसके अक्ष के गिर्द के जड़ता गुण के बराबर। अर्थात ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिंड है, ये इसकी दूरी के है, लेस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के है, मास यम है। अब इसके इर्द गिर्द अगर ये घूमता है, अगर इसमें हम इसके वर्ग अर्थात के जो है इसका वर्ग के स्क्वायर में यम का गुणा कर देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात आई हो जाएगा। तो आई बराबर यम के स्क्वायर, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समांतर अक्ष का प्रमेय। समांतर अक्ष का प्रमेय के अनुसार किसी क्षेत्र का किसी एक्स अक्ष पर जड़त्व, आगे देखते हैं, किसी एक्स अक्ष पर जड़त्व घूर्ण उस क्षेत्र का पहला क्या है, गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले एक्स अक्ष के समांतर अक्ष जी पर जड़ता घूर्ण। दूसरा क्या है, उस क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के लंब दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग, अर्थात पहला और दूसरा दोनों कंडीशन जो दिया है इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है, हम मान लेते हैं कि ये पिंड है। अब इसमें अगर हम एक्स अगर देखें तो ये इसका जड़ता घूर्ण यहाँ पर एक एक्सिस बनेगा, ये एक्स एक्स है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यही समांतर अक्ष का प्रमेय है। अब समांतर अगर हम एक्स के सापेक्ष अगर इसका हम समांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार इसका निकालेंगे तो आई एक्स एक्स बराबर ये पहले आई जी प्लस इसका जो एरिया होगा तो ए प्लस इनके बीच की दूरी जो भी है यस जैसे है, जो ये मास है द्रव्यमान जो भी मटेरियल है इसके बीच की दूरी एच है, इसके वर्ग के बराबर, अर्थात आई एक्स एक्स बराबर आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग ये पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट को के एग्जाम में ये पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए वहाँ पूछा जाता है, तो उसको देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिलंब अक्ष का प्रमेय। किसी क्षेत्र का उस क्षेत्र के ही समतल में दो परस्पर लंब अक्षों पर जड़ता घूर्णों का योग इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र के समतल पर लंब अक्ष उस क्षेत्र के जड़ता घूर्ण के बराबर होता है। अर्थात हम मानते हैं कि कोई हम सर्कुलर है, ये एक्स एक्स और वाई वाई है, इस पे ए एक्स है और यहाँ पर ये वाई है, इस पे और एक जेड है। तो अगर हम जेड जेड अगर निकालें तो आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स अर्थात दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योगफल के बराबर होता है। यदि एक्स एक्स पर जड़ता घूर्ण आई एक्स एक्स और आई एक्स एक्स वाई वाई पर जड़ता घूर्ण वाई 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 और जेड अक्ष पर जेड जेड है तो आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। याद रखिएगा, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, अर्थात ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड जो होगा एक्स और वाई के योग के बराबर, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के योग के बराबर होगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। कुछ मुख्य कांटों के जड़ता घूर्ण, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य काट, जैसे काट मतलब क्या है कि जैसे हम कोई भी हो, ये जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये अगर हम मान लेते हैं कि इसकी पूरी हाइट एच है और इसका जो है विड्थ क्या है बी है, अर्थात चौड़ाई बी है। अब इसमें दो एक्सिस एक्स एक्स और वाई वाई है, दोनों के सापेक्ष अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दोनों कंडीशन आई एक्स एक्स अगर ये रेक्टेंगल रहेगा तभी ये फार्मूला लागू होगा, नहीं तो नहीं। याद रखिएगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी हो ये लागू होगा। तो आई एक्स एक्स बराबर क्या होगा, आई एक्स एक्स बराबर देखिए क्या होगा, तो आई एक्स एक्स में अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड्स आई एक्स एक्स देखिए, आई एक्स एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये जो दूरी रहेगी वो क्या हो जाए, जिसके सापेक्ष निकालेंगे ये जो दूरी रहेगी वो क्यूब हो जाएगा। अर्थात ये अगर आई एक्स एक्स निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल अर्थात रेक्टेंगल का। तो लंबाई क्या है इसका बी मान लेते हैं और ऊंचाई या चौड़ाई क्या है एच है, तो एच का क्यूब बटे 12 कर देंगे। अगर एक्स के अर्थात एक्स एच पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए क्यूब। अगर वाई का अगर निकालेंगे तो आई वाई वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, अब वाई बी को इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए एच बी क्यूब बटे 12 हो जाएगा, एच बी क्यूब बटे
12 याद रखिएगा, एच बी क्यूब बटे 12। अब इसी पर अगर हम लोग देखें, ये तो रेक्टेंगल था, अब इसी पर अगर स्क्वायर अगर हो गया तो क्या है कि सब का ये इसमें सब का बराबर इक्वल होता है, अर्थात सारी इसकी लाइनें इक्वल होती हैं। तो अर्थात अगर ए है सब ए ही होगा। अब इसमें चाहे एक्स एक्स निकालें चाहे वाई वाई, इसका ए बराबर ही होगा। अगर हम एक्स एक्स ही निकालेंगे तो फार्मूला अगर हम इसी का लगाएं तो देखिए, ये इसका क्या है, विड्थ ए और हाइट एच है, तो एच क्या होगा, एच मतलब कि ये इसका क्यूब कर देंगे, ए क्यूब बटे 12। ए क्यूब में ए का अगर गुणा करेंगे तो ए के पावर 4 बटे 12 हो जाएगा। अर्थात आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों क्या होगा, ए की पावर 12 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर के लिए फार्मूला यही होगा, सिर्फ आप वैल्यू चेंज कर दें, क्योंकि इसमें एच अलग है बी अलग है, इसमें ए ही चारों तरफ है, अर्थात जितना ये है इसलिए ये स्क्वायर है, इसलिए चारों तरफ ये इक्वल रहेगा। तो इस तरह से रेक्टेंगल और है रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रेक्टेंगल और टेंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स या वाई वाई जो भी है उनके सापेक्ष लिया। रेक्टेंगल या टेंगल जो भी होगा, स्क्वायर होगा, उनके सापेक्ष हमने लिया। अब उसमें देखते हैं, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बी, ये सी, ये ए है और ये डी है। अब इसमें हम बी सी के सापेक्ष भी ले सकते हैं और बी डी के सापेक्ष, किसी भी सापेक्ष अगर पूछ ले, कभी कभी पूछता है, लगभग ये एसएससी जेई में आता है, तो उस पर ध्यान देना है आपको अच्छे से कि अगर बी सी के सापेक्ष ले रहा है तो ये बी सी क्या है, एक्स एक्स के एक्स एक्स पर पैरेलल है, अर्थात यहाँ पर पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगेगा। अगर बी डी के सापेक्ष ले रहा है, बी डी के सापेक्ष ले रहा है तो ये क्या है, वाई पर पैरेलल है, अर्थात वाई के समान पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगेगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो अगर जैसे हम बी सी के सापेक्ष लेंगे फ्रेंड्स, तो बी सी के सापेक्ष लेंगे तो ये आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू एच बाई 2 का होल स्क्वायर, अर्थात पैरेलल एक्सिस का थ्योरम, हमने इसका एरिया, पूरा एरिया में उसकी ऊंचाई का हाफ का गुणा कर देंगे तो जो होगा वो हो जाएगा। तो एच बाई 2 का होल स्क्वायर अर्थात बी एच क्यूब, बी अब ए क्या है, लंबाई गुणी चौड़ाई, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बी इंटू एच, एच बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो बी एच क्यूब बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे दोनों का तो ये कितना होगा, एलसीएम अगर दोनों का लेंगे 12 और 4 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखिए 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही होगा, 12 वन जा 12, तो बी एच क्यूब ही हो जाएगा ये, और प्लस 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना होगा, 3 बी एच क्यूब। अब बी एच क्यूब में 3 बी एच क्यूब जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4 बी एच क्यूब बटे 12 हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 3 जा 12, अर्थात बी एच क्यूब बटे 3 हो जाएगा। अर्थात अगर ये बी सी के सापेक्ष अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये बी सी अर्थात पैरेलल एक्सिस लग रहा है तो बी एच क्यूब बटे 12, ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए डी के सापेक्ष तब भी वही होगा, एच बी क्यूब, अर्थात इसका विड्थ और हाइट में डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वृत्ताकार काट के लिए। वृत्ताकार काट के लिए तो यदि वृत्त का व्यास d है तो 2r बराबर डी बाई 2, अर्थात आई जेड जेड अगर हम निकालें तो आई जेड जेड जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो इस तरह से पाई डी की पावर 4, अर्थात दोनों को आई एक्स एक्स बराबर ये होता है पाई डी की पावर 4 बटे 64, और आई जेड तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों बराबर ही होगा तो दोनों जोड़ देंगे, तो आई जेड जेड बराबर क्या हो जाएगा, आई जेड जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो आई वाई वाई, तो आई एक्स एक्स मान पाई डी की पावर 4 बटे 64 और प्लस पाई डी की पावर 4 बटे 64, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, पाई डी की पावर 4 बटे 32, ऐड करके चेक कर लीजिएगा। तो आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग, अब इसी में, अब ये स्क्वायर में भी हम लोग देखते हैं, ये तो x और ये y, ये x था और ये y। अब यहाँ पर अगर किसी बेस पर ये टिका हुआ है, बी सी मान लेते हैं, तो यहाँ भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा। पैरेलल क्या होगा, आई एक्स एक्स और प्लस आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू ओ पी, ओ पी अर्थ यहाँ ओ है, ये पी है मान लेते हैं, इसकी रेडियस होगा तो डी बाई 2,
तो ये a प्लस ओ पी रख देंगे। हाँ, एक्स का मान हम लोग पहले से जान रहे हैं, पाई डी की पावर 4/64 प्लस पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा सर्कल का, डी/2 अर्थात ए पी के रेडियस हो जाएगा। तो अगर इसका अगर सॉल्व करेंगे तो आई बी सी अर्थात बी सी के सापेक्ष जब लिए हमने, ये बी सी अगर है बी सी के सापेक्ष लिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई बी सी बराबर 5 पाई डी की पावर 4/64 हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वैसे भी फ्रेंड्स हम लोग अभी सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं, सिर्फ स्कोप देख रहे हैं, क्या क्या है, किस तरह से पढ़ना है। अभी इसको आप लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक का अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो कि एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट तीसरा देखते हैं, त्रिभुजाकार का ट्रेंगल सेक्शन क्या है कि त्रिभुज बी डी सी का जड़ता गुण बी सी पर अगर इसमें देखें, यहाँ भी बी सी पर अगर निकालेंगे तो आई जी जी के पैरेलल होगा अर्थात BH3/12। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई जी जी, तो ये हो जाएगा ट्रिंगल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आई जी जी के अगर सापेक्ष निकालेंगे ट्रिंगल तो BH3/36 अर्थात बी सी के सापेक्ष हमने निकाला, अर्थात ट्रिंगल है तो ट्रिंगल है देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जी जी है और ये क्या है, बी सी है। तो बी सी अगर देखें तो जी जी के सापेक्ष, अब अगर रेक्टेंगल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं तो कितना है, BH3/36 है और B6 अर्थात पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लग रहा है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, BC बराबर BH3/12। यहाँ पर सॉल्व किया भी गया है तो देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि शुद्ध नमन के लिए मान्यताएं अर्थात सिंपल एजम्पशंस आर प्योर बेंडिंग कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक में आ जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कि शुद्ध नमन की मान्यताएं क्या हैं, उसको लिखिए। तो याद रखिएगा आप लोग, इसको देख लीजिए, 2 लाइन का है, तो एकदम सीरियल सब एकदम सरल तरीके से समझाया गया है, आप कर सकते हैं। तो धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट जो कि नमन से पहले समतल है और नमन के बाद भी समतल ही रहती है। दूसरा क्या है, धरन का नमन होने पर वक्रता अर्धव्यास उनकी अनुप्रस्थ काटीय मापों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। तीसरा, धरन की प्रत्येक सतह अपने ऊपर तथा नीचे वाली सतह के प्रभावित हुए बिना स्वतंत्रता से सभी दिशाओं में सिकुड़ या खिंच सकती है। नेक्स्ट चौथा क्या है कि तनाव तथा संपीड़न दोनों ही पदार्थ में यंग मापांक ई का मान समान रहता है। नमन के अंतर्गत धरन के पदार्थ की प्रत्यास्था सीमा पार नहीं कर सकती, अर्थात धरन का नमन उसकी प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 5 एजम्पशंस हैं, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं, सिंपल हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें आकृति मापांक, अर्थात आकृति मापांक क्या है, सेक्शन मॉडल। किसी काट के उदासीन अक्ष पर जड़ता गुण आई, उसकी उदासीन अक्ष से काट के किनारे की अधिकतम दूरी y के अनुपात को उसकी आकृति मापांक कहते हैं। इसे z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। z बराबर क्या होगा, I/y, और y बराबर क्या होता है, d/2, अर्थात हम मान लेते हैं सर्कुलर है तो ये मान लेते हैं ये BC है, तो ये किसी पॉइंट पर यहाँ P पर मिल रहा है, तो ये OP जो होगा ये y होगा। तो y बराबर क्या होगा, d/2 होता है हमेशा। ये y बराबर d/2 अगर ये सर्किल है, तो अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो उसका विड्थ जो होगा उसका हाफ हो जाता है, क्योंकि ये सेंटर पर ही रहेगा, सेंटर से BC। तो b/2 या h/2 जो भी आप मानेंगे वहाँ पर हो जाएगा। तो अगर वृत्ताकार काट के लिए अगर आकृति मापांक देखेंगे तो z बराबर क्या होगा, πd⁴/32 होता है। तो I/y, I/x/y जो भी लेंगे, I/πd और y का मान d/2 हो जाएगा। ये 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 32, और d से ये 4 पावर है, एक d कट सकता है, ये πd⁴/32, अर्थात z बराबर πd⁴/32। संपीड़न अगर है तो zc मान लेंगे अर्थात कंप्रेशन, और तनाव है तो zt अर्थात टेंशन मान लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आयताकार काट है तो आयताकार काट के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे हम। आयताकार काट है तो I बराबर BD3/12 अर्थात Z बराबर I/y, तो Z अर्थात d/2 ये हो गया, ये 2 से कटेगा 6 हो जाएगा, और ये d से एक d कट जाएगा स्क्वायर, अर्थात BD²/6 हो जाएगा। Z बराबर रेक्टेंगल है तो खोखला है तो πd की पावर d, इसमें 2 होते हैं, d⁴ - d⁴,
तो इस तरह से खोखले वृत्ताकार काट के लिए होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एसएससी जेई या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, सबके लिए। जैसा कि ये विकृति ऊर्जा देखते हैं, ये क्या है, सिंपल थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी इसमें पूछता है, उसी से क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं, किसी पदार्थ के विकृत के रूप में इकट्ठे हुए कार्य या ऊर्जा को विकृत ऊर्जा कहते हैं। किसी पदार्थ के, कोई पदार्थ है उस पर फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन के कारण जो भी उसमें ऊर्जा इकट्ठा स्टोर हो रही है उसे विकृति एनर्जी अर्थात स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्रमाण विकृति प्रूफ रेजिलियंस, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकट्ठा की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा को प्रमाण विकृति ऊर्जा अर्थात इलास्टिक लिमिट। और इलास्टिक लिमिट मतलब कि जैसा हम लोग पहले पढ़े हैं पहले वीडियो में कि किसी पदार्थ पर अगर बल लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, बल हटा लेंगे तो फिर वो अपने आकार में आ जाएगा, वो प्रत्यास्था सीमा होगा। उसके अंदर तक अगर उस पर बल लगा रहे हैं, उसमें जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है उसको अधिकतम विकृति ऊर्जा, उसका प्रमाण विकृति ऊर्जा कहलाता है। फिर विकृति ऊर्जा गुणांक प्रूफ मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, इस क्या होगा, प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी पदार्थ के टुकड़े में इकाई आयतन से इकट्ठी की जा सकने वाली अधिकतम विकृति ऊर्जा को इकट्ठी की जाए अधिकतम विकृति ऊर्जा को विकृति ऊर्जा गुणांक बोलेंगे, अर्थात विकृति ऊर्जा गुणांक बोलेंगे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रमाण विकृति ऊर्जा प्रूफ स्ट्रेस, किसी विकृति ऊर्जा की दशा में पदार्थ में उपजा प्रतिबल प्रमाण प्रतिबल कहलाता है। यह प्रतिबल पदार्थ के प्रत्यास्था सीमा के समय प्रतिबल के बराबर होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं किसी क्षण मान लेते हैं किसी क्षण में विकृत ऊर्जा क्या है, ये कोई क्षण है, यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर विकृति ऊर्जा इतना हो गया। अब इसका अगर हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो डिफॉर्मेशन एनर्जी, तो U बराबर 1/2 BC इंटू AC, अर्थात ये एक ट्रिंगल की तरह हो गया, ट्रिंगल के आकार का हो गया। तो ट्रिंगल के आकार का हो गया तो इसमें हम लोग देखते हैं कि U बराबर BC इंटू OC अर्थात OB ये हो जाएगा OC, BC इंटू अर्थात आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो ये अगर R मान लेते हैं, इसको डेल मान लेते हैं तो R इंटू डेल, और R बराबर P इंटू ये होता है। तो P इंटू ये E इंटू डेल बराबर E इंटू डेल अर्थात डिफॉर्मेशन है, तो PEDEL अर्थात PEA इंटू डेल एल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात क्या होगा 1/2 मेन ये है, अब याद रखिएगा 1/2 प्रतिबल विकृति क्षण का आयतन, U बराबर P²/2E अंग का आयतन, और ये वॉल्यूम अर्थात P²/2E में वॉल्यूम अगर सॉफ्ट जो भी होगा उसका गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कर्तन विकृति ऊर्जा। कर्तन विकृति ऊर्जा क्या होगा, किसी बल में उपजा कर्तन प्रतिबल Q, G पदार्थ का कर्तन मापांक अगर है तो कर्तन विकृति ऊर्जा U बराबर Q²/2G, पिंड का वॉल्यूम जो भी हो उसका वॉल्यूम, सॉफ्ट पिंड पदार्थ मटेरियल जो भी हो, Q²/2G P²/2G अर्थात जो फोर्स लग रहा है 2E करके जो भी उसका आयतन है गुणा कर देंगे तो वो कर्तन डिफॉर्मेशन एनर्जी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ध्रुवी नमन के कारण विकृति ऊर्जा U बराबर 1/2EI, और ये इंटीग्रेशन M²/dx इंटीग्रेशन लगाएं क्योंकि वो अनियमित आकार का रहेगा, नमन के कारण हो जाएगा, मोमेंट का अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्रुवीय जड़ता घूर्ण पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, ध्रुवीय जड़ता घूर्ण एक वृत्ताकार दिखाई गई है, जिसके केंद्र O है। यदि वृत्ताकार काट का व्यास D है, तो IXX पर देखते हैं, IXX बराबर पाई D की पावर 4/64, YY पर भी उतना ही होगा क्योंकि ये सर्कुलर है। Z अगर निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई अगर ये कितना हो जाएगा, अभी यही हम लोग आगे पढ़े थे मॉडुलस सेक्शन, इसी को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। दोनों को ऐड कर देंगे 32 पाई D की पावर 4/32 हो जाएगा। तो IZ सामान J द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ लंबा होगा लेकिन फ्रेंड्स पूरा देखिएगा अच्छे से, काफ़ी पढ़ाई हुई आपकी अच्छे से रिफ्रेश हो जाएगी और आपके अंदर ये चीज़ तो ज़रूर बैठ जाएगा, हाँ हम लोग को ये चीज़ पढ़ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन टॉर्सनल रिजिडिटी
यदि किसी शाफ्ट के लिए जी कर्तन मापांक तथा जे उसके अनुप्रस्थ काट की ध्रुवीय जड़ता घूर्ण है तो जी इंटू जे शाफ्ट की मरोड़ दृढ़ता या कड़ापन कहते हैं, अर्थात जी जे बराबर टी आई अपान थीटा, अर्थात जी जे अपान टी आई अपान थीटा। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुवीय क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं टॉर्सन इक्वेशंस टी अपान जे क्यू अपान आर जी थीटा अपान यल है, तो अगर हम इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो थीटा बराबर ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा टी अपान जे इंटू आर हो जाएगा। तो जे अपान आर जो होगा जे अपान जार वो जेड पी हो जाएगा, वही ध्रुवीय जड़ता पोलर मोमेंट पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन कहलाएगा जेड पी। जे अपान आर इक्वल टू क्या होगा ध्रुवीय जड़ता घूर्ण। नेक्स्ट देखते हैं ठोस शाफ्ट की विकृति ऊर्जा। माना किसी ठोस शाफ्ट पर धीरे धीरे टी मान का बल घूर्ण लगाया जाता है जिससे शाफ्ट का मरोड़ कोण थीटा हो जाता है, तो शाफ्ट में एकत्र विकृति ऊर्जा U बराबर 1/2 टी इंटू थीटा, तो टी बराबर जे इंटू थीटा अर्थात वैल्यू रख देंगे हम टॉर्सन इक्वेशन के थ्रू, तो ये हो जाएगा जे बराबर जो कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोग पढ़े थे पाई डी की पावर 4/32 और थीटा इंटू 2 आर बराबर डी बाई 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू थीटा कट जाएगा, तो ये क्या होगा कि टी बराबर पाई बाई 16 डी क्यूब थीटा पाई डी क्यूब थीटा। तो ये हो जाएगा ठोस शाफ्ट के लिए विकृति ऊर्जा। तो ये हमारा क्या होगा टी टॉर्सन हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूम अगर हम निकालेंगे तो U बराबर अगर निकालें तो क्या होगा पी स्क्वायर वाई, जैसे अभी हम निकाला वैल्यूम आप दे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्लेक्सरल रिगिडिटी नमन दृढ़ता, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी धरन के लिए यंग मापांक ई तथा जड़ता गुण आई के गुणन ई इंटू आई के धरन का दृढ़ता कड़ापन कहते हैं, या इसी को विक्षेप ढलान महत्व अगर देखें तो डिफ्लेक्शन स्लोप ऑफ डिफ्लेक्शन में भी देखें अधिकतम विक्षेप टिकाया गया छत या फर्श चिटक सकता है। मशीन के आधार के अधिक विक्षेप से उसकी यथार्थता कम हो जाती है। तो ये कंडीशंस हैं महत्व हैं जो भी हैं। तो वृत्तीय नमन के सिद्धांत के अनुसार जैसा कि हम लोग देखें नमन सूत्र के अनुसार यम अपान आई ई अपान आर होता है। तो जैसे मान लेते हैं एक समान अनुप्रस्थ काट वाली धरन है, प्रत्येक अनुप्रस्थ काट के लिए आई स्थिर अगर हो तो पूर्ण धरन पर समान मान का नमन घूर्ण यम कार्य करे, तो इस दशा में धरन समान अर्धव्यास आर के वृत्तीय चाप में मुड़ेगी। तो इसका देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। आर बराबर क्या, अगर यहाँ से हम लोग देखें कैलकुलेट करें तो आर बराबर क्या, ये आई इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो ई आई अपान यम हो जाएगा। वाई बराबर अगर हम निकालें यही तो वाई बराबर क्या होगा कि यम स्क्वायर आई ई थीटा अधिकतम ढलान यम आई अपान 2 ई थीटा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, धरन की विभिन्न अनुप्रस्थ काटों पर नमन घूर्ण यम का मान बदलता जाता है जिससे आई स्थिर होने पर भी आर स्थिर नहीं रह पाता। समान सामर्थ्य वाली धरन में प्राप्त किया जाता है जिसकी गहराई डी समान रहती है। इस दशा में यम अपान आई ई अपान आर स्थिर रहता है, तो आर बराबर ई इंटू डी 2f कांस्टेंट जैसा कि होगा। विस्थापन जो भी होगा विस्थापन एफ एल स्क्वायर अपान 4 एफ एल 4 तो इस तरह से फ्रेंड आज का वीडियो बस यहीं तक। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। जो भी चीज़ें समझ में न आई हो या मेरा वीडियो कैसा आपको लगा होगा देख करके फील होगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। और फ्रेंड्स PDF अगर आप लोग चाहें तो उसको ले करके एक बार रिवीजन कर लीजिए, आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। थ्योरी के तो सारे क्वेश्चन आप 100% श्योर है कि करके ही आएंगे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही।